जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट टॉपिक के बारे में। आपको पता होगा जब हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो किस मेजोरिटी की जरूरत होती है। लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करना हो, राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना हो, या इसके अलावा अगर हमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं उसके लिए हमें कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है, ये है हमारे पास 300। मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, 300 बच्चे के बैठने की वहां पे व्यवस्था है, ठीक है। तो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होगी, 300 हो गई। एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए 50 बच्चों ने एडमिशन लिया ही नहीं, यानी कि 50 सीटें क्या रहेगी, वैकेंट रह गई। तो यहां पे लिख देते हैं, तो 50 सीटें हमारे पास क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। अब टोटल में से अगर मैं वैकेंट सीटों को घटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी क्लासरूम की। तो क्या अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि अब हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितनी हो गई है, 250 हो गई है। बताइए, यहां तक कोई डाउट? भैया एक क्लास में बैठने की जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट्स की वो थी 300, 50 बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 250 आ गई। अब मान लो वोटिंग होनी है, कोई भी एक मुद्दा है, कोई भी एक टॉपिक है, उस पर वोटिंग होनी है। तो जब वोटिंग हो रही थी तो 50 बच्चे और नहीं आए, तो वो बच्चे क्या है, एब्सेंट हो गए। तो उनको हम क्या बोलेंगे, मतलब कितने प्रेजेंट है और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। तो 50 बच्चे कितने हैं, एब्सेंट हो गए हैं, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 200 हो गए। अब इसी को आप पार्लियामेंट समझ लीजिए कि हमारे पास पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं। मान लीजिए लोकसभा में मान लीजिए 300 सीटें हैं, 50 सीटें एम्प्टी रह गई, मतलब भरी ही नहीं, वैकेंट हो गई। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है, और प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितनी है, 200 है। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे बात करते हैं मेजोरिटी के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी। तो जो सबसे पहली मेजोरिटी है वो है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी। फाइन। सिंपल मेजोरिटी के बाद हमारे पास जो सेकंड मेजोरिटी आती है वो आती है हमारे पास इफेक्टिव मेजोरिटी। सेकंड इज इफेक्टिव majority and third is the absolute majority. Third is absolute majority. तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद बाकी जो बच गई है मेजोरिटी उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिंपली आप याद रखो ग्रेटर देन 50%, ठीक है, ग्रेटर देन 50%, और यहां पर भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 50% रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ या टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस भी इसको बोला जाता है, कितनी है, 300। वैकेंट कितनी होगी, 50। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारे पास हो गई है 250, और प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितनी है, 200 हमारे पास है। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, ग्रेटर देन 50% होगा किसका, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का। ग्रेटर देन 50% ऑफ क्या रहेगा, प्रेजेंट प्लस वोटिंग रहेगा। मतलब यहां से उल्टा चलेंगे, ये लिया फिर इसके बाद ये लेंगे, वैकेंट तो लेना नहीं है, फिर ये लेंगे, 1 2 3, यानी कि नीचे से हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, लेकिन इस वैकेंट वाले को छोड़ देंगे।
प्रेजेंट प्लस वोटिंग हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होगा, ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा, ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। सही है। अच्छा, इसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस बोलते हैं। क्लियर है भाई। अब देखिए, अब मेरे हिसाब से आपको ये तीनों यहां पे क्लियर हो गई होंगी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल मेजोरिटी भी आती है। अब उनमें रिक्वायरमेंट क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होगी यहां पर ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। एक तो इस मेजोरिटी की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब देखिए, अगर मैं 4th नंबर वाली मेजोरिटी की बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। क्या बोलते हैं इसको, हम कहेंगे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। बताएंगे कहां पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, ये भी हमारे पास कहलाती है स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन ये होती है हमारे पास अंडर आर्टिकल 61। क्या होती है, अंडर आर्टिकल 61 होती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको यहां पे 5 तरह की मेजोरिटी लिखवा दी है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी है, इफेक्टिव है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी है अंडर आर्टिकल 368 और स्पेशल मेजोरिटी है अंडर आर्टिकल 61। इसके अलावा भी मेजोरिटी होती है, जैसे एक मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। राज्यसभा अगर कोई रिजोल्यूशन बनाना चाहती है, कोई ऐसा लॉ बनाना चाहती है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम, 2/3 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल बताता हूं, यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी है हम इसको कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ओके, let me change the color of the pen. फाइन। अब देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अब देखिए, इसको हम यूज कहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है, अब वो बिल कैसा होना चाहिए, क्या ऑर्डिनरी बिल के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, ऑर्डिनरी बिल के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल बिल के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, फाइनेंशियल बिल के केस में भी हो जाएगा। क्या मनी बिल के केस में भी यही मेजोरिटी की जरूरत होती है, यस माय डियर फ्रेंड, मनी बिल के केस में भी इनकी जरूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी की। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे पास कुछ मोशंस होते हैं, जैसे हमारे पास अर्जेंट मोशन होता है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सेंसर मोशन होता है, इसके अलावा हमारे पास कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसके अलावा हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। इन सभी के केसेस में हम जो मेजोरिटी यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी। तो आपको मैंने बताया ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, अर्जेंट बिल, सेंसर, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, इन सभी के केस में जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है। इसके अलावा अगर कहीं पर स्टेट इमरजेंसी अगर हमें लगानी है तो उस केस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टेट इमरजेंसी के केस में भी जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है। क्लियर है। तो बिल के केस में मैंने आपको बता दिया, मोशंस के केस में मैंने आपको बता दिया स्टेट इमरजेंसी। इसके अलावा आपने देखा भी होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब कभी नई लोकसभा बनती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है,
डेप्यूटी स्पीकर का। तो उस समय पे जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सिंपल मेजोरिटी। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि इलेक्शन किसका? स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो इस केस में हमें सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहां पे होती है। क्लियर है? अब बात आती है इफेक्टिव मेजोरिटी की। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास डेप्यूटी स्पीकर है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप रिमूव करना चाहते हैं किसको? आप रिमूव करना चाहते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, आप रिमूव करना चाहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। तो उस केस में जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? इफेक्टिव मेजोरिटी की हमारे पास क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया है सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहां पर है, इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट हमारे पास कहां पर है। अब एब्सोल्यूट को कई बार हम क्या करते हैं, जैसे जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल भी है, यानी कि फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, और क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। तो उस केस में जब हमारे पास रिजिड की बात आती है, जब हमारे पास मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी को इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग के साथ, मतलब स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 के साथ। अब हमारे पास यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें यह बताते हैं कि किस किस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन डाउट आता है कि सर हम रिमूव करना चाहते हैं, वी वांट टू रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सर बताइए कौन सी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी? तो भैया आप इसको इस्तेमाल कर लो। इसके अलावा अगर आप रिमूव करना चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या फिर आप रिमूव करना चाहते हैं कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उस केस में भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। कहने का मतलब यह है कि आप इस मेजोरिटी को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे फेडरलिज्म इफेक्ट नहीं हो रहा हो। तो मैंने आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 में आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है नेशनल इमरजेंसी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर कहीं पर इंडिया में या फिर किसी एक पार्ट में या होल इंडिया में आपको नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी है, लगानी है, तो उस केस में भी दोस्तों जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग की। ठीक है? अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये आती है हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। अब ये कहां पे इस्तेमाल होती है? जैसे मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट साहब को इंपीचमेंट करना है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कहां पे यूज होगी? ये हमारे पास होगी, दिस इज यूज इन केस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कहां पे यूज होगी? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये डिटेल में कराऊंगा, इसके साथ साथ जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वाली मेजोरिटी की, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। एक तो हमें ये मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और मेजोरिटी की जरूरत होती है, दैट इज दी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है? इन दोनों की हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो ये कब पड़ती है इनकी जरूरत? जैसे हमारे पास जब मॉडरेट वैरायटी के बिल्स आते हैं या फिर रिजिड वैरायटी के बिल्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आते हैं, तो वहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको काफी डिटेल में डिस्कस करा दूंगा। फाइन? तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको यहां पे जो मेजोरिटी बताई है वो बताया है सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसके अलावा मैंने आपको बताया है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहां पे इस्तेमाल करना चाहें तो एक स्पेशल मेजोरिटी आप ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 249।
अब इसमें क्या होता है, इसमें राज्यसभा के पास पावर होती है, स्टेट लिस्ट का कोई मुद्दा है उस पर अगर कानून बनाना चाहें तो वो रेजोल्यूशन सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में। तो उस केस में भी जो मेजोरिटी चाहिए अपने को वो कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।